अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे सिंध हुकूमत का सानेहा गुल प्लाजा के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का भी फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से कुछ इब्तदाई रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जिनमें मुख्तलिफ इंकशाफात हो रहे हैं कि शायद माचिस से आग लगी या इसकी वजह शॉर्ट सर्किट था। इन तमाम तर वजूहात पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ईरान के साथ जंग की तैयारियाँ अमरीका इस वक्त तेज़ी से किए हुए है, लेकिन सदर ट्रंप की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि उनका ईरान पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। तो फिर जंगी तैयारे जो हैं वो ईरान की तरफ क्यों जा रहे हैं, मशरक़ वस्ता की तरफ क्यों जा रहे हैं, इस सारे मामले पर बात करेंगे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उनका फैसला। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे बांग्लादेश ने भी T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का फैसला किया है। ऐसे में ICC की जानिब से भी कहा गया है कि अगर बांग्लादेश भारत आकर नहीं खेलता तो किसी और टीम को अल्टरनेटिव तौर पर शामिल किया जा सकता है। इस सारे मामले पर आज प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सानेहा गुल प्लाजा के हवाले से जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई हैं उनमें क्या इंकशाफात हुए हैं और सानेहा गुल प्लाजा पर जो मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई है, इसमें यह कहा गया है जो मुतासरीन हैं उनकी माली इमदाद की जाएगी और आने वाले वक्त में एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाएगा, कुछ ऐसी इस्लाहात की जाएंगी जिससे ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। और मुराद अली शाह साहब ने भी इस हवाले से कुछ कहा है। पहले वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। जिन लोगों की शहादत हुई है इस वाक़े में, उनके लवाकिन के लिए पर पर्सन हर शॉप ओनर को, बेनिफिशरी को, शॉप ऑक्यूपेंट को, जो भी आप कह लें जो कि उधर अफेक्ट हुआ है, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये अगले हफ्ते इंशाल्लाह हो जाएंगे और ये KCCI के थ्रू दिए जाएंगे ताकि वो लोग ट्रांसपेरेंटली इसको देखें। KCCI को ऑलरेडी हमने कमेटी बना दी है, उनसे कहा है और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है कि हर शॉप ऑक्यूपेंट से उसकी इन्वेंट्री के बारे में पूछें कि उसका नुकसान क्या हुआ है, वो उनको पैसे दिए जाएंगे। हम इंशाल्लाह अगले 2 महीने में ऑल्टरनेट दुकानों का इंतजाम, टेम्पररी दुकानों का इंतजाम, मेकशिफ्ट दुकानों का इंतजाम कर देंगे कि वो अपना कारोबार दोबारा कर सकें। 1 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट कोलैटरल, वो इनके लिए इंशाल्लाह हुकूमत सिंध अरेंज करेगी। और फाइनली गुल प्लाजा को इसी हालत में इतने ही स्पेस के साथ इतनी रेंटेबल यहाँ जो दुकानें बनाया जाएगा। इमरान साहब, अब मुराद अली शाह साहब जो बात कर रहे हैं, गवर्नर सिंध की जानिब से कहा गया है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप समझते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी होगी और जो अभी इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात से बच सकते हैं? एक तो ये सवाल है और एक ये है कि अभी तक क्या इंकशाफात हो चुके हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात सीधी सी है ज़ैनब कि जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगर इंक्वायरी हो भी जाती है तो एक बड़ा अहम सवाल है मेरे नज़दीक, जब अगर इंक्वायरी हो भी जाए तो क्या उस जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाएगी? फिर अगर पब्लिक कर भी जाती है तो क्या उसमें जो ज़िम्मेदारान होंगे उन ज़िम्मेदारों को कुछ सज़ा मिलेगी? क्या वाकई ही इस बात का तयन कर लिया जाएगा कि कौन ज़िम्मेदार है, कौन वजह बना और क्या कौन कौन इसमें शामिल है? क्योंकि एक बात को समझ लें आप कि ये जो मामला है, ये गुल प्लाजा में आग को कराची में पहला वाकया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सानेहा बल्दिया आपको याद होगा, जब वहाँ आग लगी, जो अदालत में मरकजी एक मुलजिम था जिसने खुद एक इकबाल जुर्म किया, सब कुछ हुआ, फिर एक जगह पे आके वो भी बरी हो गया। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ तो ये ही नहीं पता कि ये आग लगी कैसे। कोई कह रहा है जी माचिस से लगी, बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने माचिस जला दी, आग लग गई। कोई कह रहा है जी शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई कह रहा है जी सिलेंडर फटा। जो भी हुआ ये कि अल्टीमेटली वो जो गुल प्लाजा, जो कि कराची का नहीं पाकिस्तान का एक मसरूफ तरीन शॉपिंग मॉल था, आज वो खाक का ढेर बना हुआ। तो लिहाजा ये जो मामला है ये आपके सामने है। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह करे कि गवर्नर साहब ये इंक्वायरी करवा लें, बिल्कुल, और फिर वो इंक्वायरी हो और फिर जो जिम्मेदार हैं सबको सजा भी हो। बिल्कुल इमरान साहब, वही बात आ जाती है कि रिपोर्ट पब्लिक भी होती है कि नहीं। ऐसे कई कमीशन पहले भी बन चुके हैं, फिर रिपोर्ट्स तो सामने नहीं आती। और आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि कराची में से पहले भी फैक्ट्री में आती सदगी वाले वाकयात और इमारतें गिरने के हवाले से रिहायशी इमारतें गिरती हैं तो फिर कुछ नहीं होता, लैंड माफिया वहीं का वहीं है। तो इमरान साहब क्या समझते हैं कि अभी जो बात की जा रही है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कहा, गवर्नर सिंध भी अपना स्टांस दे रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ठीक है लैंड माफिया भी एक जिम्मेदार होता है जो कुछ कराची में हो रहा है, तो अब ऐसे में क्या मैकेनिज्म होना चाहिए और इसमें सिंध गवर्नमेंट कितनी जिम्मेदार है इन वाकयात में? लैंड माफिया बिल्कुल जिम्मेदार होता है। और दूसरी बात, आप रहायशी इमारतों की बात करती हैं, गुल प्लाजा के जो मालिक थे रफीक जापान वाला, वही आरजे मॉल के भी मालिक थे।
जी। अच्छा, चंद साल पहले उसमें भी आग लगी थी, वो उसमें भी 10 लोगों की जान चली गई, वो प्लाजा भी बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया। अब मामला ये है कि जितनी देर रफीक जापान वाला जिंदा रहे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उतनी देर तक तो वो उनका शुमार कराची के नेक नाम और अच्छे बिल्डर्स में होता था। फिर अचानक क्या हुआ कि उनकी वफात के बाद उनके प्लाजे एक एक करके जलना शुरू हो गए। क्या इस चीज़ को भी इंक्वायरी में ज़रूर होना चाहिए कि क्या इसके पीछे भी कोई राज है, क्योंकि अगर ये साजिशी थ्योरी है तो फिर इसकी प्रोब भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी बात, मुराद अली शाह साहब ने जो बातें की, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है। हुकूमत सिंध ने इसको ऑन किया और हुकूमत सिंध ये कह रही है कि हम जनाब गुल प्लाजा को दोबारा सरनो तामीर कराएंगे और इसकी जितनी दुकानें हैं इस वक्त, वो सारी दुकानें उतनी ही दुकानें बनेंगी और वो दुकानें मिलेंगी। चले जी, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। और ये भी उन्होंने कहा है कि उतनी देर तक ये दुकानदार हैं, उनको आर्जी रोज़गार का बंदोबस्त भी किया जाएगा कि जहाँ पे वो आर्जी तौर पे भी अपनी दुकानें कायम करके चले। पिछला तो जो हुआ सो हुआ, कम से कम आगे कोई रोटी तो कमा सके। लेकिन मामला ये है, यहाँ पे अहम सवाल ये है कि MQM की तरफ से पीपल्स पार्टी पे जो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, देखें अब यहाँ पे जो सियासत शुरू हो गई है ना कि MQM वर्सेस पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी आपके मेयर थे, आपके लोग थे, आपने कराची का ये हाल कर दिया। MQM कहती है कि जनाब ये आपकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की तो तवज्जो ही नहीं है, और सिंध हुकूमत जो है उसको कराची से कोई है नहीं, इसीलिए कराची को तो वफाक ही अपने ज़ेर इंतज़ाम ले ले। अब ये जो नई बहस है, मैं ये समझता हूँ कि ये नई बहस जो है इस पे बाद में भी सियासत करते रहे, लेकिन खुदारा इस वक्त उनके जख्मों पे मरहम रखे जो बेचारे वहाँ कितने खानदान तबाह बर्बाद हो गए। बिल्कुल बिल्कुल इमरान साहब, बेहिसी का आलम है कि इस किस्म के बात को भी सियासत में ड्रैग करने की कोशिश की जाती है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी कहा है कराची को वफाक में शामिल कर देना चाहिए, इस हवाले से उन्होंने कुछ कहा है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर इमरान साहब से लेते हैं उनकी राय। आप इसको फिल फॉर पाकिस्तान के चलाने वाले मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर करें और इसको वफाक के अंडर में लें। ये किसी सूबे, इस जैसी सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के इतना पोटेंशियल वाला मुल्क जो कि पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे रीजन को चलाता है, वो किसी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहने का मुतामिल नहीं हो सकता। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम में जो आपने पावर इन सूबों को दी है नाजायज, उसका ये नाजायज पावर इस्तेमाल करके हमें मार रहे हैं। अच्छा इमरान साहब, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बात की है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है ना, मैं तो ज़ाती तौर पे उनका एडमायरर हूँ बतौर एक सियासतदान के। उन्होंने जिस तरह से मेयर नाज़िम कराची के तौर पे डिलीवर किया था नेमतुल्लाह खान साहब के बाद, जब वो बने तो उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया और मुशर्रफ दौर में उन्होंने बहुत काम किया कराची में, इसलिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ सवाल उन पे भी बहुत सारे हैं। क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में कोई गलत बिल्डिंग नहीं बनी? क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में जितने प्लाजे बने उनमें इस तरह के किसी हादसे से निपटने का प्रॉपर इंतज़ाम मौजूद था? क्योंकि कराची में आप ये देखें, सूरत हाल तो ये है कि इस वक्त वहाँ पे बेशतर प्लाजे या इमारतें ऐसी हैं जहाँ पे आग बुझाने का कोई इंतज़ाम सिरे से मौजूद ही नहीं है। दूसरी बात ये कि और तो और आप ये देखें कि 2024 में कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे फायर चीफ रिटायर्ड हुए, आज तक उसकी नई फायर चीफ की तकर्री नहीं हो सकी जी। फिर अब इस पे ये अलमिया कि आप देखें कि वहाँ पे अभी तक 61 लाशें तो वहाँ पे अब तक वहाँ से मिल चुकी हैं, लेकिन 88 लोग जो आज, ये मैं वो फिगर बता रहा हूँ जो आज वजीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह ने असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान कोट किया। उन्होंने कहा जी 88 लोग लापता हुए थे, जिनमें से 61 लाशें अभी मिल चुकी हैं और एक खुश नसीब ऐसा है जो जिंदा आया जी। अच्छा जी, जो बाकी लोग हैं उनकी तो अभी लाशें भी नहीं मिली, उनकी हड्डियां तक नहीं मिल रही। और हमारे रिपोर्टर बाबर सलीम ने ही ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि वहाँ पे जो कुछ अर्सा पहले लाखों रुपए खर्च करके कुत्ते खरीदे गए थे, वो कुत्ते भी वहाँ अभी तक नहीं, इतने दिन गुजर जाने के बावजूद वो कुत्ते वहाँ नहीं पहुँचे।
ये भी कोई पता नहीं कि वो कुत्ते मुख्तलिफ अफसरों के घरों में ड्यूटियां देते हो, सिक्योरिटी में मामूलों और शाम को वहाँ ऐसा ही होगा जाहिर। जिस मुल्क में जिस शहर में इस तरह के मामलात हों वहाँ आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? बिल्कुल इमरान साहब, अब जिस तरह से 80th अमेंडमेंट पे बात हो रही है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि सिर्फ एक नारा है, जो इस अमेंडमेंट के पीछे थे वो इसके निफाज में नाकाम हो गए हैं। तो अब आपके ख्याल में इस आतिशदगी का 18वीं तरमीम के साथ क्या ताल्लुक है? देखिए, इशू ये है कि जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है या चीज़ होती है तो फिर बहुत सारे इश्यूज डिस्कस होते हैं। 18वीं तरमीम जो है असल में उसने वफाक से बहुत सारे इख्तियारात लेके सूबों को तफवीज़ कर। बिल्कुल। अब क्या सूबे 18वीं तरमीम बड़ी अच्छी है, लेकिन देखें खुद आसिफ अली जरदारी साहब बारहा ये फरमा चुके हैं कि सियासत में कोई भी बात आसमानी सहीफा नहीं होती। अब 18वीं तरमीम अगर ये है तो वो भी कोई आसमानी सहीफा तो नहीं है। अगर उसमें चीज़ें वक्त के साथ साबित हुई हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तब्दील होनी चाहिए या जो उस तरह से डिलीवर नहीं जिनकी वजह से हो सका या सूबे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, तो उसमें अगर कोई तब्दीली भी आ जाए तो अनहोनी बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बात को, किसी भी बात को सियासी तौर पे उसको ये रंग दे देना कि उसको अपनी इज्जत का मसला बना लेना, ये ठीक नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं इस किस्म के बयानबाजी से भी बचना चाहिए और जो असल मसला होता है उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात से बचा जा सके। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेरिका ने अपनी अफवाज ईरान की तरफ रवाना कर दी, जंग का खतरा बढ़ गया। इस पर बात होगी, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ईरान अमेरिका के दरमियान मामला जो हैं वो कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा है हम एहतियाती तौर पर अपनी फोर्सेस जो है ईरान में भेज रहे हैं, लेकिन अगर सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम एहतियाती तौर पर भेज रहे हैं, जो अमेरिकी तैयारियां हो रही हैं वो फिर किस ज़ुमरे में हो रही हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और बता रहे हैं। सारे मामले पर बात करते हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब अमेरिका ने अपनी अफवाज ईरान की तरफ रवाना कर दी हैं। मुतादिद बहरी जहाज़, जंगी तैयारे ईरान के करीब तैनात किए जा रहे हैं। इस इक़दाम को आप किस तरह से देखते हैं? सदर ट्रंप कह रहे हैं कि जंग का तो इरादा नहीं है, लेकिन ये जो तैयारियां की जा रही हैं फिर ये किस कॉन्टेक्स्ट में आती हैं? मैंने बारहा भी ये बात की है, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि आप ट्रंप साहब की बात में मत जाइए। अभी देखिए अमेरिका कर क्या रहा है और अमेरिका क्यों कर रहा है। ये देखिए जिस स्टेज पे इस वक्त दुनिया की जो पावर स्ट्रक्चर जो फ्लक्स में है, मोदी साहब इस वक्त ट्रंप साहब का ख्याल ये है कि ये वो मौका है जब रूस अपना फंसा हुआ है। चीन ने कभी अपने आप को खुलकर सामने अभी तक नहीं आया फौजी लिहाज से, बाकी वो सफारती लिहाज पर सरगर्म है और उसके पास मालियाती तौर पे सरगर्म है, लेकिन खुल के वो नहीं आया। तो ये मौका उनका ये पास है जिसमें वो जो अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। वो इससे मेरा अपना ख्याल ये है कि जो सारी तैयारियां आपको नजर आ रही हैं, इतना आसान नहीं होता। इतनी बड़ी जो लार्ज दो उन्होंने जो अपने बेड़े हैं वो भेज दिए हैं यहाँ पर। तकरीबन 70% जो उनका B-52 बॉम्बर्स का जो फ्लीट है वो इस खत्ते में तैनात हो गया हुआ है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें वो वैसे क्यों करेंगे? वो इतने खर्चा होता है इसके ऊपर बहुत ज्यादा, और ये बेमानी नहीं होती ऐसी चीजें, क्योंकि इसका कोई ना कोई मकसद तो है उनका। वो और मकसद उनका, इससे ईरान तो नहीं डरेगा जब तक वो खुद फिजिकली वो आएंगे नहीं, अमेरिका नहीं आएंगे। अमेरिका का जो सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसकी नेवी तकड़ी है, उसकी एयरफोर्स तकड़ी है, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस की जब बात आती है फिर उसको टाइम लगता है। अभी ग्राउंड फोर्सेस के बगैर वो सब कुछ ये करना चाहता है। और वो जिस तरीके से उन्होंने पीछे जब इजराइल के साथ जंग हो रही थी तो सीज फायर से एक रात पहले जब उन्होंने अपना बड़ा बंकर बस्टर फायर किया था, उनका ख्याल ये कब वक्त आ गया है कि ईरान को उतना कमजोर हमने कर लिया हुआ है, हमास कमजोर पड़ गया, खत्म हो गया हुआ है तकरीबन, हिजबुल्लाह खत्म हो गया हुआ है तकरीबन, हूतीज तकरीबन खत्म हो चुके हुए हैं, तो अब ईरान के पास और आ जाके कुछ है नहीं है। तो ये मौका है और वो समझते हैं कि जरूर इसका वो फायदा उठा सकते हैं। लेकिन मुझे ख्याल ये है कि वो जरूर हमला जरूर करेंगे। अच्छा जनरल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका ये ख्याल है कि ज़रूर अमेरिका हमला करेगा, लेकिन अब दूसरी तरफ ईरानी जनरल ने भी कह दिया कि हमारी भी तैयारी मुकम्मल है, उंगलियां ट्रिगल पर हैं, सिर्फ सुप्रीम कमांडर के इशारे का इंतज़ार है। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान ने भी जो अब तैयारी की है माजी के हमलों को देख के, तो वो 2-3 जो चीज़ें हैं, एक ये
एक ये खबर है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो उसने इसराइल के तमाम शहरों को टारगेट किया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, ईरान एक मुंह तोड़ जवाब देगा? देखिए, ईरान की आप जो बयान तो आप देख रहे हैं, ईरान ने ICBM भी डेवलप कर लिया हुआ है। ईरानों की मिसाइलों की क़ुव्वत भी आपने पिछली दफा जब हुआ था देखी, तो इसराइल इस दफा बेहतर प्रिपेयर्ड है इस दफा। तो ईरान की कोशिश तो होगी, और ईरान को जो मेरे ख्याल है इससे भी ज्यादा जो बेहतर टारगेट मिलेंगे, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर सकता है, फिर जो अमेरिकी बहरी बेड़े हैं उन पर हमला कर सकता है, और ये उसके पास जो काबिलियत है इसराइल को नुकसान पहुंचाने की। और जो अमेरिकी अड्डे हैं इस खत्ते में, चंद एक हमारे दोस्त ममालिक के दोहा के पास है, सऊदी अरेबिया में है, उनको वो टारगेट कर सकता है, नुकसान वो पहुंचा सकता है। लेकिन अमरीकनों का इतना नुकसान होना नहीं है, इसलिए वो इस बात में परेशान नहीं। मुसलमान जितने मर्जी इस हमले में जाए, चाहे कतर जाए चाहे सऊदी अरेबिया जाए, उनको ये फिक्र नहीं है। उन्होंने ईरान का जो खत्म करना है उसको, तो ईरान के लिए वो आएंगे इसमें। इस दफा उन्हें सारा ईरान की जितनी कैपेबिलिटीज हैं उनको उन्होंने गेज कर लिया हुआ है। अब ये सब कुछ जो अपने हंगामा पिछले दिनों जो चला है 2 हफ्ता 10 दिन, इस दौरान उन्होंने सारी इंटेलिजेंस भी अपनी इकट्ठी कर ली हुई है। तो ईरान कोशिश तो करेगा, और ईरान ने जो इस दफा जो चेंज जो नजर आ रही हुई है कि ईरान प्रीएम्प्शन करेगा। जब ईरान को महसूस हुआ कि हमला होने वाला है, उससे पहले ईरान स्ट्राइक कर जाएगा। अगर वो करता है तो फिर ईरान नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा सकता है। लेकिन सर खबरें ये भी हैं कि चीनी और रूसी जो कार्गो तैयारे हैं वो भी बहुत कुछ लेके ईरान पहुंच रहे हैं। जी, रूस ने पहुंचाया काफी सारा असला, चीन ने भी पहुंचाया सारा असला, लेकिन ऐसी असला इतनी जल्दी आ जाए, उसको तैयार होकर चलाना भी, तो उसको ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, चलाना भी पड़ता है, और असला से काम नहीं बनेगा जब तक इन दोनों ताकतों में से कोई फिजिकली अमेरिका को बाकायदा थ्रेट महसूस नहीं होगा कि इनमें से फिजिकली दोनों में से कोई एक ताकत ये आ जाएगी या दोनों मिलकर आ जाएंगे ईरान की सपोर्ट के लिए, तो वो चीज़ है जो अमेरिका को डिटर कर सकती है। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि सॉरी, अमेरिका ने एक वक्त में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो जारी किया था। क्या आपने समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को भी बुला के एक नया बिल्कुल ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ना सिर्फ जारी कर चुके हैं बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और अपनी मर्जी से वो हट धर्मी कह रहे हैं, मर्जी कह रहे हैं, बदमाशी कह लें, जो भी कह लें, उससे वो जुटे हुए हैं अमेरिका को सुप्रीम साबित करने में? देखिए, आप तारीख मुझसे बेहतर समझते हैं। अब तारीख को जब भी देखते हैं, जो बड़ी बड़ी क़ुव्वतें हैं, ताकतें हैं, वो जब ज़वाल पजीर होती हैं तो उनसे फिर जो उनके पास आ जाके जो रह जाता है वो एग्रेसिवनेस रह जाती है उनके पास। उनको ये पता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये तो अमेरिका की सदी तो ख़त्म हो चुकी है, अमेरिका नीचे जा रहा है, ज़वाल पजीर है, उस मुकाबले में ताकतें उभर रही हैं। उनका जो ख्याल ये है, और ये ट्रम्प साहब हो चाहे ओबामा हो चाहे जो बाइडन हो, ये एक मकसद के तहत उनका ख्याल ये है कि अभी भी वक्त है कि अमेरिका की जो ढलती हुई साख है उसको वो रोक सकें इसको। और वो इसके लिए उन्होंने, अब देखिए भी ये जो 60 मुल्कों का एक नया, उन्होंने 60 मेंबर्स का मुल्क तो नहीं है, उसमें तो काफ़ी ऐसे शख्सियात भी शामिल की उन्होंने। एक तो उन्होंने नया ये एक तमाशा खड़ा किया है, इसमें UN से उन्होंने मंजूरी ले ली डंडे के जोर पर, और साथ ही साथ उनका ख्याल ये है कि ग्रीनलैंड की, देखिए यूरोप में भी उन्होंने एक अजीब तमाशा खड़ा किया हुआ है, वहाँ पर यूरोप को थ्रेट कर रहे हैं। वहाँ पे यूरोपियन भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैसियत को समझ गए हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है अगर हम ये मामला ट्रम्प साहब का साथ देते रहे। एक वक्त आएगा यूरोप अपनी जो शनाख्त भी खो चुका होगा। तो ट्रम्प साहब ने सारी तरफ देखिए, ये जो यूक्रेन में जो हुआ है, ये ट्रम्प साहब के दौर में सारा कुछ हुआ था। ओबामा साहब, उसके बाद ट्रम्प साहब के दौर में सब कुछ हुआ था, जब तैयारी सारी करके ये गए थे ये सब। तो यूक्रेन में रूस को फंसाया हुआ है, और चीन का मैंने पहले अपसेस कर दी है। और उनका ख्याल ये है कि जो 3 जो एंट्री पॉइंट्स हैं इंडियन ओशन के, ये आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की मैं बात करता हूँ, आप पाउल मंदव की बात करता हूँ, और तीसरा जो आप इंडोनेशिया और रशिया के दरमियान है, ये 3 वो कंट्रोल करने।
जनरल साहब, गुजारिश ये है कि ईरान में जिस तरह से हालात ख़राब हुए, एहतजाजी मुजाहरे हुए, और फिर जिस तरह से अमेरिका ने रजीम चेंज की कोशिश की या उन मुजाहरों को हवा देने की कोशिश की, फिर ईरान ने उन सब पे काबू भी पा लिया, तो अमेरिका की सुबकी तो इस सारे मामले में हुई। अब इसराइल और अमेरिका मिल के ईरान को जो सबक सिखाना चाहते हैं या वहाँ पे जो रजीम चेंज करना चाहते हैं, अगर वो मुमकिन नहीं तो फिर वो क्या हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि इसराइल ने अपने त्यारे भी, आप देखें, अमेरिका ने इसराइल पहुंचा दिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ईरान को तबाही के किनारे पर ले आना चाहते हैं वो लोग, जहाँ पे ईरानी रजीम जो है वो घुटने टेक दे और ईरानी अवाम जो है वो घुटने टेक दे। क्योंकि उन्होंने ये देख लिया, कोशिश करके देख ली, उन्होंने शोर पैदा की, लेकिन ईरान की जो पर्शियन नेशनलिज्म है ना, वो सामने उभर के सामने आया। अब भी वो अमेरिका के हमले के, इजराइल के हमले के इस खौफ से, डर से वो नीचे हट नहीं सकते पीछे। ईरानियों के लिए भी और कोई ऑप्शन नहीं रह गई। ये वो चीज़ है जो अमेरिकन को या वेस्टर्न यूरोपियन को समझ नहीं आ रही कि जो पर्शियन नेशनलिज्म है वो इतना स्ट्रांग है, इस कदर स्ट्रांग है कि आप देखिए, जब से ये रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद आप देखिए ना, ईरान ने बहुत बड़े ब्लंडर्स किए हैं, जो हर जगह हर मुल्क में उन्होंने जो अपना ये एक्सपोर्ट करने की कोशिश, रेवोल्यूशन, वही पर्शियन नेशनलिज्म था उनका, वहां एट प्ले था वहां पर। तो वो तो इस हद तक तो वो सोचने को तैयार, करने को तैयार है वो लोग। तो क्या वो चेंज कर पाएंगे? नहीं, रजीम चेंज शायद नहीं होगी, लेकिन ईरान का नुकसान इतना ज्यादा हो जाएगा कि मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये खुद ही जो रजीम जो है, ये खुद शायद अपने आप को हटा ले और कुछ ऐसे लोग सामने लेके आए, ऐसे कुछ चेंजेस कर लें ये लोग शायद, जिससे ईरान के, ईरानी अवाम की बचत हो सके। वरना अगर सिर्फ ये बिल्कुल ठीक दुरुस्त बात कही सर आपने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जहां एक तरफ तो जंग बंदियों की बात भी करते हैं, फिर दूसरी तरफ हर महाज पर जंगें शुरू करने के भी सामने आते हैं आसार। सर, ये जो गज़ा अमन प्लान था और उसके बाद जो गज़ा बोर्ड बना है, इसमें पाकिस्तान भी ज़ाहिर है इसका हिस्सा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान का किरदार कितना मौसर होगा इस बोर्ड में, इस बारे में बताइएगा। देखिए, ट्रम्प साहब के दोस्त हैं बड़े, और वो एम्बेसडर भी रहे हैं। उनका बयान सामने आया है जिसमें ट्रम्प साहब के दामाद भी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, जी ये जो गजा के डेवलपमेंट का जो मंसूबा है, ये हमास के हमले से 2 साल कबल तैयार हो गया हुआ था, और वो सब जो बात सुन रहे थे या कर रहे थे, वो सब हैरान थे। वो मेरे पास भी आ जाएगा क्लिप, तो मैं आपको भिजवा दूंगा डॉक्टर साहब, आप देख लीजिएगा उसको। कहने का मकसद ये कि एक मकसद के तहत सब कुछ हो रहा है। ये मेरा अपना ख्याल ये है कि जो 60 मुल्कों के लिए जो कोशिश की, अब जो शुरू में जो चीजें सामने आई थी, रोज के हिसाब जो चीजें आगे बढ़ के आ रही हैं, ट्रम्प साहब इसको एक अल्टरनेटिव पावर स्ट्रक्चर बना के दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि ये 60 जो है, इसमें चंद शख्सियात भी शामिल है, इनके अपने जमात भी शामिल हैं, एक्स ब्रिटिश जो है प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी शामिल हैं, जिसको पहले ये इस बोर्ड का चेयर बनाना चाहते थे। इस पे पूरा कंट्रोल ट्रम्प साहब अपना रखना चाहते हैं, इसमें वीटो पावर रखना चाहते हैं। वो चाहते ये हैं कि जो वो चाहें उसके मुताबिक सब अमल करें। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान जैसे ममालिक को, प्लान भी इन्होंने न्यू गजा प्लान भी एक सदर ट्रम्प की जानिब से पेश किया गया है, तो फिर ये जो न्यू गजा प्लान भी वही है जो उनके दामाद ने कुछ 1 साल पहले रिवेरा रिजॉर्ट के हवाले से कहा था कि एक रिजॉर्ट बनेगा और हम कब्जा करेंगे, तो ये फिर इसका मतलब है कि ये उसी प्लान का हिस्सा है? जी, उसी प्लान का हिस्सा है। और अब तो देखिए ना, दुनिया क्या, सऊदी अरेबिया और ऐसे मुल्क भी समझने, ये सोचने मजबूर हो गए हैं कि ये जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा था, ये अमल हो रहा है इसके ऊपर बाकायदा। लेकिन जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि फैसला तो जो भी हो, लेकिन इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, और जिस तरह से आप देखें कि जहाँ भी मिलते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो प्राइम मिनिस्टर को किस तरह से मिलते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से इशारा किया और फील्ड मार्शल की तरफ तवज्जो दवाई प्रेसिडेंट ट्रंप की, और फिर उन्होंने जिस तरह से फील्ड मार्शल को थम्स अप किया, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो मजमूई ताल्लुकात की बेहतरी है, इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा, या इसमें भी अमेरिका सिर्फ अपना फ़ायदा ही तलाश करेगा?
देखिए, दो अनइक्वल जब पार्टनरशिप होती है तो फायदा कौन उठाता है इसका? जो ज्यादा ताकतवर होता है फायदा तो वही उठाएगा ना। बिल्कुल। हमें अमेरिका क्या कर दे सकता है? क्या करेगा अमेरिका पाकिस्तान के लिए? देखिए, बड़ी गलती हम एक दफा नहीं कई दफा कर चुके हैं ये, अमेरिका को एतमाद करके। जाती ताल्लुकात का नेशनल लेवल के ऊपर जो ताल्लुकात हैं उनका कोई आपस में कंपैरिजन नहीं होता। ये पाकिस्तान के साथ पहली दफा तो नहीं हो रहा ये। पाकिस्तान को हर दफा उन्होंने इस्तेमाल किया, हर दफा हम इस्तेमाल हुए और हर दफा हमने मार खाई, हर दफा नुकसान उठाया हमने। तो मैं तो फ्रैंकली याकूब साहब, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, मैं तो अमेरिका को कभी नहीं एतमाद करूंगा। अमेरिका ने आपका वो जो फ्रांस के साथ माहिदा हुआ था, वो उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट का वो खत्म करवाया, उन्होंने पैसे भी खा गए वो लोग। आपके F-16 के पैसे खा गए, कोई उन्होंने आपको नहीं दिया कुछ भी। अब आपको थोड़े से आपको कर्ज फिर दे रहे हैं आपको। ये कभी उन्होंने कर्ज माफ करने की बात कोई नहीं की आपको, कोई उन्होंने आपको कंसेशन दी नहीं किसी किस्म की, जो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ हो, वो सिवाय इजराइल के। और दूसरी तरफ भारत के साथ अब देखिए उनके ताल्लुकात कैसे हैं। भारत के साथ तो डील्स करने को जा रहे हैं ना। बिल्कुल सर, अमेरिका पर एतबार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान ने ताकतवर के साथ हिलाया। देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्रिकेट तनाज़ा, भारतीय टीम के लिए न्यूट्रल वेन्यू तो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं, इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम भारत ना भेजने का फैसला कर लिया है और ऐसे में आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 टूर्नामेंट में शामिल करने का फैसला किया है। ऐसे में अब बांग्लादेश जो है, बांग्लादेशी टीम जो है वो ऐसे में आगे क्या स्टांस लेगी, आईसीसी की जानिब से क्या फैसला किया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजरसानी की दरख्वास्त भी की है। सारे मामले पर बात करते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला लिया है और आईसीसी का दोहरा म्यार जो सामने खुलकर आ रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो इमरान साहब आपका शुक्रिया, ज़ैनब आपका भी शुक्रिया। देखें, मामला तो बड़ा ट्रिकी है। आईसीसी जो एक वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है जिसको गैर जानिबदार होना चाहिए था, थोड़ा हम अगर पीछे चले जाएं, पिछले साल जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था तो पाकिस्तान कह रहा था कि हम स्टेट सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं, इंडियन टीम पाकिस्तान आए। लेकिन उस वक्त आईसीसी ने वो रोल प्ले नहीं किया जो आज भारत के मामले पर आईसीसी नजर हमें आ रहा है। तो डेफिनेटली आईसीसी का डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन देखें, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा वीक उसका स्टांस नजर आ रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो तो यही कर रहा है कि बांग्लादेश की टीम अगर नहीं जा रही भारत तो स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करने का फैसला कर लिया है। फिर बांग्लादेश ने सुना है कि आईसीसी का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का एक सेटअप है, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारा केस वहां रेफर किया जाए। मुझे लगता है कि ये मामला यहां भी अगर सॉल्व नहीं हुआ तो स्विट्जरलैंड के शहर लुजान में जो खेलों की आलमी सालिसी अदालत है, कहीं ये मामला वहां तक ना चला जाए। लेकिन क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हो रहा। देखें, भारत अपने पैसे और ताकत के बलबूते पर जिस तरह वर्ल्ड क्रिकेट को चला रहा है, ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान तो बहरहाल एक सुपर पावर है, पाकिस्तान ने उनको आंखें भी दिखाई जब उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी वसूलने की तो उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी। बांग्लादेश, जाहिर है बांग्लादेश की वर्ल्ड क्रिकेट में वो स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आईसीसी जिसको एज ए पेरेंट बॉडी रोल प्ले करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि आईसीसी बहुत ही जानिबदारी दिखा रही है, चूंकि वहां पर जो जय शाह हैं वो जो भारतीय वजीर दाखिला हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं, उनके जो सीईओ हैं संजोग गुप्ता, वो भी भारतीय हैं, और बहुत सारे आईसीसी में इस वक्त भारतीय अफसरान हैं। तो ये जो भारतीय टोला है ये वर्ल्ड क्रिकेट को जहां लेके जा रहा है उससे क्रिकेट को तो फायदा नहीं हो रहा। शायद भारत को वक्ती तौर पर फायदा हो जाए, लेकिन खेल को बहरहाल नुकसान हो रहा है। बट साहब ये फरमाइएगा कि मोहसिन नकवी साहब
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ मुसलसल राब्ते में, और कहीं ये भी इंडिया है या खबरें आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ मिल के तो बाइकाट कर दे या खेलने से इनकार कर दे। तो बांग्लादेश की जगह तो उन्होंने स्कॉटलैंड को शामिल करने की खबरें आ गई इंडियन मीडिया के तवज्जुह से, अभी फाइनल आईसीसी का तो वो नहीं आया। लेकिन क्या आप समझते हैं कि दो सवाल हैं यहाँ पे कि क्या पाकिस्तान भी इनकार कर सकता है, दूसरा ये है कि क्या बांग्लादेश की तरह वो पाकिस्तान को भी इग्नोर कर सकते हैं, और फिर पाकिस्तान की जगह अगर ऐसा होता है तो कौन से मुल्क की टीम शामिल होगी? इमरान भाई देखें, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को आईसीसी इग्नोर तो नहीं कर सकता। आपका जो सवाल का आखिरी पोर्शन था, इसलिए कि पाकिस्तान की बहरहाल, जिस तरह मैंने पहले जैनब ने जो सवाल पूछा था, पाकिस्तान सुपर पावर तो है क्रिकेट में। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच 15 फरवरी को होना है, उस मैच की, एक मैच की जो आमदनी है टीवी से या जो गेट मनी से पैसे आएंगे, वो पूरे टूर्नामेंट के बराबर है। और दुनिया में कहा जाता है कि पाकिस्तान इंडिया जो क्रिकेट मैच है, उससे बड़ा और कोई क्रिकेट का मुकाबला किसी और खेल में भी नहीं होता। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तो आईसीसी इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन आपका जो सवाल का पहला हिस्सा था, मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश और आईसीसी की और भारत की लड़ाई है, इसमें पाकिस्तान का रोल बनता नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान आईसीसी को उसने मनाने की जरूर कोशिश की। 3 दिन पहले एक आईसीसी बोर्ड की जो वीडियो लिंक पर मीटिंग हुई, वो भी पाकिस्तान के कहने पर हुई, लेकिन उस मीटिंग में 15 में से 13 लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट डाला। पाकिस्तान बांग्लादेश के फेवर में था, 15वां वोट बांग्लादेश का था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा। उसकी वजह यह भी है कि हर टूर्नामेंट से पहले एक मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, तो पाकिस्तान ने भी वो एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। पाकिस्तान को तो जो कंसर्न था वो तो ये था कि हम भारत नहीं जाना चाहते, हमारे मैच श्रीलंका में करवाएं, तो आईसीसी वो मैच श्रीलंका में करवा रहा है। अब पाकिस्तान अगर उनकी लड़ाई में शामिल हो जाता है तो सर, लेकिन इसको एज अ प्रेशर टैक्टिक तो इस्तेमाल कर सकता है ना पाकिस्तान के बांग्लादेशी टीम को, ताकि शामिल किया जा सके और भारत में उनके मैचेस ना हो, कोई न्यूट्रल वेन्यू पर हो जाए। क्योंकि जिस तरह से ब्रॉडकास्टर्स ने भी सर भारत को धमकी दी है कि फिर हम अपना मुआवजा जो है वो वापस लेंगे अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता। नहीं, ब्रॉडकास्टर जो है उनका खास तौर पे, भट्टी साहब, खास तौर पे ये भी कि ब्रॉडकास्टर, आपने जैसे खुद अपने जवाब में कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच की कमाई एक तरफ और बाकी सारे टूर्नामेंट एक तरफ, तो ये प्रेशर भी बहरहाल उन पे है तो सही, आईसीसी पे भी पाकिस्तान का। बिल्कुल इमरान याकूब साहब, प्रेशर तो पाकिस्तान का है, लेकिन मैंने आपसे अर्ज किया ना कि 3 दिन पहले पाकिस्तान के जो दरखास्त थी उस पर जो आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग वीडियो लिंक पर बुलाई थी, तो 15 में से 13 वोट्स बांग्लादेश के खिलाफ गए। तो इस वक्त जो दूसरे मुल्क हैं टेस्ट खेलने वाले या आईसीसी के फुल मेंबर हैं, वो बांग्लादेश के फेवर में नहीं है, उन सब का झुकाव जो है वो भारत की तरफ है। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान, प्रेशर पाकिस्तान ने बिल्ड किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के एक वोट से फर्क नहीं पड़ता ना। अगर सपोज करें बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से अगर बाहर हो जाता है तो बांग्लादेश को $27 मिलियन का नुकसान होगा, और पाकिस्तान अगर ये टूर्नामेंट नहीं खेलता तो पाकिस्तान को तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। मुझे एग्जैक्ट रकम याद नहीं है, लेकिन इस टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप से और इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्टर्स से जितना पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उससे महरूम हो जाएगा। फिर अगर टूर्नामेंट खराब हुआ तो हो सकता है कहीं आईसीसी अदालत में चला जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को वहां भी नुकसान उठाना पड़े। तो प्रेशर टैक्टिक्स जरूर है, लेकिन आप चूंकि पॉलिटिकल शो करते हैं, आप ज्यादा इसमें बेहतर बता सकते हैं। अगर मोहसिन नकवी साहब ये फैसला करते भी हैं तो मेरे ख्याल में फिर तो फॉरेन ऑफिस से भी एडवाइस उनको लेनी है, प्राइम मिनिस्टर से भी लेनी है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब अकेले तो फैसला नहीं कर सकते। हुकूमत पाकिस्तान जो एडवाइस करेगी, फिर पाकिस्तान हो सकता है बॉयकॉट कर दे। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ना होने से टूर्नामेंट खराब जरूर होगा, लेकिन टूर्नामेंट रुकेगा नहीं। भट्टी साहब, आपकी बात बिल्कुल बजाय, ऐसे ही अब पैसे से महरूमी का आपने जिक्र किया है, तो यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा
कि ये जो खबरें आ रही हैं कि हमारे बहुत सारे प्लेयर भी अपने पैसे से महरूम हो गए और मुबैना तौर पे 2 अरब रुपए का फ्रॉड हो गया, ये क्या मामला है, ये भी हमारे ज़रा नाजरीन को समझा दें। इमरान भाई, इसमें हुआ ये कि एक पाकिस्तानी निजात कोई फॉरेनर थे, पहले तो अमेरिकन नाम आ रहा था, अब वो साहब कहते हैं कि जी मैं तो अमेरिका से मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं तो दुबई में रहता हूं। उन्होंने, आपको याद होगा, आप तो चूंकि क्राइम भी करते रहे, क्राइम कवर करता रहो जी क्राइम कवर करते रहे। तो एक कारपोरेट स्कैंडल आया था जिसमें लोगों ने अपनी जमा पूंजियां लगा दी, उसमें ताज कंपनी में पैसे लगा दिए। फिर अर्ली मेरे ख्याल 2000 में वो डबल शाह वाला स्कैंडल आया, ये उससे मिलता जुलता स्कैंडल है। पाकिस्तान के एक प्लेयर ने, जो मेरी इत्तलात है, 30 करोड़ रुपए उन साहब को दिए बिजनेस के लिए, किसी ने 2 करोड़ दिए, किसी ने 10 करोड़ दिए। उसमें पाकिस्तान का करंट प्लेयर्स भी हैं, पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर प्लेयर्स भी हैं, एक प्लेयर के एजेंट भी हैं। तो ये तकरीबन 2 अरब रुपए की, बिल्कुल आपने सही कहा, रकम थी। शुरू में तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता रहा, लेकिन पिछले 3 महीने से प्लेयर्स क्लेम करते हैं कि वो प्रॉफिट आना बंद हो गया। वो साहब, मैं अपने चैनल जियो पर ही शो कर रहा था, जब मैंने आज दोपहर में ये खबर दी थी, तो उन साहब ने फिर राब्ता किया किसी और रिपोर्टर से। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से ये पेमेंट रुकी हुई थी, तो मैं इनको जल्द अदायगियां शुरू कर दूंगा। अब मेरा एक और सवाल है पाकिस्तान की हुकूमत से, कि जब हम इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, हम कहते हैं कि अगर बाहर से पैसे भेजें तो लीगल चैनल से भेजें, पाकिस्तान से भेजें तो लीगल चैनल इस्तेमाल करें, तो प्लेयर्स ने इन साहब के साथ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किस कानून के तहत की, इसमें भी तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।